What has inspired you to join civil services? में आईएएस में डाइवर्सिटी ज़्यादा है। And at a personal level, I would derive a great sense of satisfaction to contribute to the overall development of the country. That will utilize all my capacities and capabilities. फाइनली आईपीएस का टैग लग गया है। यूपीएससी हो जाए तो लाइफ सेट है ना? तुम्हें भी ऐसे ही लगता है ना? जैसे तुमने पिछले वीडियो पे रिस्पांस दिया, इस वीडियो को भी लाइक करना, पूरा देखना और अपने ओपिनियंस और फीडबैक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। इससे मुझे वीडियोस बनाने में हेल्प मिलेगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सिविल सर्विसेज में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का क्या रोल होता है उस पर बात की, आज हम दूसरे डायमेंशन पे बात करेंगे जिस पे कभी कोई बात हुई ही नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या रोल प्ले करते हैं सिविल सर्विसेज में, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में हम उसके दूसरे डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे एस्पिरेंट्स के रोल की, कि वो कैसे बढ़ावा देते हैं कोचिंग कल्चर को, जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने डिस्कस किया है। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई कैसे। डिफरेंट टाइम फ्रेम में, डिफरेंट डायनेस्टी में, जैसे मौर्य, गुप्ता, चोल, पांड्या, चेरा, अलग अलग डायनेस्टीज में सिविल सर्विसेज अलग अलग नाम से होती थी। लेकिन आज हम बात करेंगे ब्रिटिशर्स के टाइम में सिविल सर्विसेज, क्योंकि भारत में आज हम उसी कलेक्टर राज को फॉलो करते हैं। तो शुरू करते हैं सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री, जो ब्रिटिशर्स एरा में शुरू हुई। ब्रिटिशर्स के टाइम पे सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखा था और इसको मॉडर्नाइज चार्ल्स कॉर्नवालिस ने किया। इसीलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं। ब्रिटिशर्स का मेन एम क्या था? उनका एम था ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे उनका शासन मजबूत हो सके। रेवेन्यू कलेक्शन हो, जुडिशरी हो, पुलिसिंग हो या एडमिनिस्ट्रेशन, हर वो चीज़ जो सत्ता को मजबूत करती है उनको वो चाहिए थी। इसलिए उन्होंने कलेक्टर राज को इंट्रोड्यूस किया। तब से कलेक्टर साहब ब्रिटिश भारत के हर रीजन में पोस्टेड होने लगे और उन्होंने हर वो काम किया जिससे सत्ता मजबूत हो। 1853 में इंडियंस की भी एंट्री सिविल सर्विसेज में शुरू हुई, लेकिन गोरे लोगों से इंफीरियर पोस्ट पे। 1861 में सिविल सर्विसेज एक्ट पास हुआ और एक कोडिफाइड लॉ हो गया। अब आते हैं सीधा 2023 में। आज के समय में इसका रेलेवेंस क्या है? तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे ही किसी का सिविल सर्विसेज क्लियर होता है वो अपने नाम के आगे IAS IPS का टैग लगा के घूमने लग जाता है। गलियों में, सोशल मीडिया पे, हर जगह ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि जैसे वो राजा बन गया। रैलियाँ निकलती हैं, फूल बरसते हैं, हर वो काम होता है जिससे ये दिखाया जा सके कि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लिया। नो डाउट इतना मेहनत करने के बाद कोई टफ एग्ज़ाम क्लियर करता है तो उसे खुशी होनी चाहिए। क्या ये राजा बनने की और बनाने की मेंटालिटी सही है? ब्रिटिश एरा में तो सिविल सर्वेंट राजा ही होते थे, लेकिन आज जब इंडिया एक फ्री कंट्री है, वहाँ ऐसी मेंटालिटी की जगह क्यों है? आपको रोड्स बनाने हैं, आपको नालियाँ बनानी, आपको ऐसी पॉलिसीज बनानी है जिससे कॉमन लोगों की स्ट्रगल कम हो सके। लेकिन आज एस्पिरेंट्स और सोसाइटी में वही ब्रिटिश एरा की मेंटालिटी इनहेरिट हुई है और आज तक वही मेंटालिटी चली आ रही है। अब इससे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कैसे बढ़ावा मिलेगा? सोचो, एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के इंसान को ऐसा सपना दिखाया जाए तो उसके दिमाग में क्या चलेगा? बस कुछ पैसे तो लगने हैं, साल तो लगने हैं, उसके बाद हम ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जिसके बाद हमें पीछे नहीं देखना पड़ेगा। बट क्या ये रियलिटी है? तुम लोग खुद ही सोचो कि क्या एस्पिरेंट्स और सोसाइटी में ये मेंटालिटी रहनी चाहिए? इसी मेंटालिटी की वजह से मैक्सिमम सिविल सर्वेंट्स अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकल पाते। किसी एक की सक्सेस ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि पूरी भीड़ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पहुंच जाती है अपने सपनों को लेकर। दूसरी बात, सिविल सर्विसेज का टैग तो लग जाता है, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते किसी को नहीं पता। उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या कोई इस बात की चर्चा करता है? नहीं करता। यही रीज़न है सिविल सर्विसेज में हाई करप्शन, इनकॉम्पिटेंस और रेड टेपिज्म का। इस पे बात होनी चाहिए या नहीं, ये तुम डिसाइड करो। जैसे हर फील्ड में किसी न किसी का रोल मॉडल होता है जिससे एक आदमी उस फील्ड में अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर हो, वैसे ही क्या एस्पिरेंट्स किसी सिविल सर्वेंट से इंस्पायर होते हैं? तुम ही सोचो, कितने एस्पिरेंट्स को इंस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पता भी होता है? अगर पता नहीं है तो क्यों नहीं है, ये तुम सोचो। एस्पिरेंट्स को रिनोन्ड सिविल सर्वेंट्स और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पता ही नहीं होता है तो वो इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिविल सर्वेंट्स की क्वालिटी। इस बात को अच्छे से समझना। 10 सालों से सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट का ऐसा ट्रेंड है जिसमें ये नोटिस किया गया है कि 40 से 50% स्टूडेंट्स या तो टेक्नोक्रेट्स हैं या वेल प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? नो डाउट कि इनके पास नॉलेज या स्किल की कमी नहीं है, बट ऐसे लोग एक रूरल एरिया में पोस्टेड होते हैं तो ना तो ये वहाँ की लैंग्वेज या उनके कल्चर को अच्छे से समझ पाते हैं,
और ना कोई फर्म डिसीजन ले पाते हैं। जैसे कि आप में से जिसका गांव में लैंड डिस्प्यूट चल रहा होगा वो इस बात से अच्छे से रिलेट कर पाएगा। आप रूरल लैंड डिस्प्यूट्स के मामलों को उठा के देख लीजिए, या तो वो सालों साल पेंडिंग रहते हैं या उनका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सिविल सर्वेंट्स को वहाँ की सोसाइटी कंस्ट्रक्ट का पता ही नहीं होता, इसलिए वो एक फर्म डिसीजन नहीं ले पाते। दूसरी बात, इसमें कोचिंग कल्चर का क्या रोल है। आज हम देख रहे हैं कि कोचिंग कल्चर ने एक तरीके से सिविल सर्विसेज को हाईजैक कर लिया है। बहुत सारे एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक प्रोडक्ट की तरह निकलते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने कंपटीशन को बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल बना दिया है। कैसे समझो, जैसे कोई कैंडिडेट 10 में 10 क्वेश्चन का आंसर लिखे लेकिन आंसर एवरेज हो, ये कैंडिडेट ज़्यादा डिजर्विंग है उससे जो 10 में से सिर्फ 6 का आंसर लिखे बट 6 क्वालिटी आंसर्स हो। तुम ही सोचो, एग्जामिनेशन की डिमांड ये है कि क्वांटिटी डजंट मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स, बट इस केस में कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया है। क्वांटिटी मैटर्स, क्वालिटी डजंट मैटर्स। और एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है ओवर हिंदी। पेपर कुछ ऐसा सेट होता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पहले ही फिल्टर आउट हो जाते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो कि ज़्यादातर ग्रामीण इलाके से आते हैं, उनको एक अच्छा पर्सपेक्टिव होता है ग्रामीण एरिया का, लेकिन पेपर के पैटर्न की वजह से वो एग्ज़ाम क्वालिफाई ही नहीं कर पाते और सिविल सर्विसेज वंचित रह जाता है कुछ डिजर्विंग लोगों से। जो भी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं उनके बारे में तुम ज़रूर सोचना। और थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ इंस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स के नाम डाल दिए हैं, उनको ज़रूर देखना और उनके काम को फॉलो करना। तुम्हारे फैमिली या फ्रेंड जोन में सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन शुरू कर रहा है तो उनको ये वीडियो रिकमेंड ज़रूर करना। हाँ, अगर तुमसे कोई ये बोले कि सिविल सर्विसेज करने के बाद राजा बन जाओगे, तुमसे ये ज़रूर पूछना कि तुम राजा क्यों नहीं बन गए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना।